हेलो गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड नीट एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो फिक्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। लेट अस टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। So, reproduction is a process where it gives rise to young ones. Simple, easy statement. ये आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जब ये पूछेगा तो ये आंसर एज अ आंसर आप लिख सकते हो। नो वरीज, नो वन विल किल योर मार्क्स। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, क्या रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में हो सकता है? तो नहीं, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट भी है एमसीक्यूज वाइज, ये क्या बोलता है कि सपोज चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, नेसेसिटी है फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव, टू सर्वाइव? सोचो, बताओ। सोचा? चलो आंसर मैच करते हैं। तो मैंने ये पूछा था कि क्या रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल है, नेसेसिटी है, एसेंशियलिटी है कि एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव उसके बिना नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? तो नहीं। Any organism can survive without reproduction. ओके, सो इससे हमें एक स्टेटमेंट का प्रूफ आंसर मिलता है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। गॉट इट? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि वो एक नेसेसिटी नहीं है, उसके बिना हम जी सकते हैं। ओके, बट या रिप्रोडक्शन जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के ही वजह से हम आज इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज इवोल्यूशन हुआ। फाइन, सो इसके वजह से रिप्रोडक्शन एक हाँ इम्पॉर्टेंट है बट नेसेसिटी नहीं, और इसी वजह से एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी नहीं है। ओके, सो अब हम ये वर्ड को जानते हैं और उसके बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं कि लाइफ स्पैन है क्या। बिकॉज जब आप एनसीईआरटी खोलोगे और जब उसमें आप पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा जो पहले ही लाइन में है, दैट इज़ योर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन है क्या? इट इज़ अ ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। हमारी एक जर्नी है, हम यहाँ पे बर्थ लिए और ये हमारा डेथ। फाइन, ये हमारी हुई जर्नी, ये हमारा हुआ लाइफ स्पैन। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन 1 ईयर भी हो सकते हैं, 5 years भी हो सकते हैं, 1 month भी हो सकता है, या 1 minute भी हो सकता है। ओके, तो ये सब क्या साइज के ऊपर डिपेंड करता है? टेल मी। कि सपोज लाइक से कि एलिफेंट जो हम सब जानते हैं उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो एलिफेंट हमसे भी ज़्यादा उसका लाइफ स्पैन है, ऐसा बोल सकते हैं? सो लेट मी टेल यू दैट नो, साइज और लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें क्लियरली लिखा है कि जो कुछ ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं which are immortal. What does immortal mean? Immortal मतलब अमर, जो कभी ना मरे। फाइन, तो इसलिए लाइफ स्पैन और साइज का कोई रिलेशन नहीं है। फाइन, गॉट इट? ओके ओके, सो अब हम कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो हम
जानते हैं। पहला है, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है, व्हेन यू विल रीड यू विल गेट टू नो। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म हैबिटेट। ये क्या हुआ? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक्वाटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल। सो उस बेसिस पे वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करा रहे हैं। ओके, दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी। ओके, कुछ ऐसा है जो इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा है जो वार्म ब्लडेड है, ओके, तो कोई ऐसा है जो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो ये है कि वी एनिमल्स, ओके, वी आर एनिमल्स, वी आर मैमल्स, क्या हम मैमल्स वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड? हम क्या है, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड? वार्म ब्लडेड। क्या हम वार्म ब्लडेड इसलिए है बिकॉज हमारा ब्लड वार्म है, या जो ऑर्गेनिजम्स जो कोल्ड ब्लडेड है वो इसलिए है बिकॉज उनका ब्लड कोल्ड ब्लडेड है? ओके, चलो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप रिसर्च करो, बोलो कि हम वार्म ब्लडेड क्यों हैं, व्हाट इज दैट रीज़न। ओके, जिसका आंसर सबसे अप्रोप्रिएट लगेगा उसका आंसर हम नेक्स्ट कोई भी वीडियो लेक्चर्स में कहीं ना कहीं उसका नेम के साथ उसका आंसर सबके साथ शेयर करेंगे। ओके, और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, अरे भाई उसने मेहनत की है, क्यों ना अप्रिशिएट करे। ओके, बट हाँ, लेट्स बी प्रैक्टिकल, आंसर तो सेम ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, बट कौन उसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, कौन उसको ऐसे बताता है कि हाँ ये इसके वजह से हम वार्म ब्लडेड है। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज, दिस इज़ योर टास्क जो आप कमेंट करेंगे बिलो। फाइन, अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। सो रिप्रोडक्शन, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब हम टाइप्स पे जाते हैं और वापस रिप्रोडक्शन पे जाते हैं। चलिए, सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज asexual and other is sexual। चलो भाई, टाइप तो बता दिया, अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आई नो बहुत इजी है, बट क्वेश्चन आता है। जो मैं अब एसेक्सुअल के बारे में पढ़ा रही हूँ और सेक्सुअल के बारे में पढ़ा रही हूँ वो MCQs में पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट हियर। व्हेन यू टॉक अबाउट asexual, here only one parent is involved। फाइन, और इसलिए हम उसे बोलते हैं यूनिपेरेंटल। इज दैट ओके? इसमें सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है टू गिव राइज टू अ यंग वन। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमेट फॉर्मेशन, सॉरी फॉर्मेशन। ठीक है, अब गैमेट का मतलब क्या है, व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन? थोड़ा आप भी सोचिए, मैं तो आंसर बताने ही वाली हूँ। ओके, गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल, इट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल। हम सब जानते हैं
there is a cell of male and female, that is your ova and sperm. Sperm is for male and ova is for female. ये दोनों ही गैमेट्स हैं, जिससे हमें आगे जो हम आगे पढ़ेंगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इसमें अभी इतना ही याद रखो कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसके, पेरेंट के, बिकॉज यहाँ पे एक ही पेरेंट है, सो इट इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। फाइन, ओके, सो थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, इसलिए उसको हम यूनिपेरेंटल बोलते हैं। सेकेंड थिंग कि हम उसमें क्या होता है कि नो गैमेट फॉर्मेशन। मैंने आपको बोला गैमेट क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जो भी हो वो सेक्स ऑर्गन्स है, आई मीन सेक्सुअल गैमेट्स है, सेक्स सेल्स है, फाइन, जो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है फॉर फ्यूजन। सो यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, नो फर्टिलाइजेशन, बिकॉज गैमेट्स ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। एंड इसीलिए देयर इज़ नो मेल एंड फीमेल, देयरफॉर in asexual reproduction there is no gender discrimination. Okay, fine, clear. Now moving to the next topic, that is your sexual reproduction. उसे भी तो डिफरेंस में लेना पड़ेगा ना। Let's go. So sexual reproduction, उसमें two parents are involved but with opposite sex. यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, yes obviously because male and female है। फर्टिलाइजेशन भी होगा बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, एंड जर्म सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। फाइन, बिकॉज जर्म सेल्स अगर एब्सेंट होंगे तो वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। फाइन, अगर यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल है तो एसेक्सुअल में कौन सा होगा, सोमैटिक सेल। वेरी गुड, सोमैटिक सेल इज फॉर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जर्म सेल्स। अगर आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल के वजह से होता है, मीन्स जहाँ जहाँ माइटोसिस वहाँ वहाँ सोमैटिक सेल मैक्सिमम ऑफ द टाइम। ओके, लाइक पहले मियोसिस पे जाने से पहले माइटोसिस थोड़ा पढ़ लेते हैं। What is mitosis? Mitosis for equational division. ओके, 2n है तो वो प्रोजेनी में भी 2n दिखेगा, ये होता है माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एंड इन मियोसिस हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन, बिकॉज 2n से होगा n। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम हो जाएंगे, वहाँ यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फाइन, सो मैंने क्या बोला कि जहाँ जहाँ माइटोसिस होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, सोमैटिक सेल। थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला कि माइटोसिस इज इक्वल टू सोमैटिक सेल, मतलब ये स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखेंगे बिकॉज फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ जहाँ माइटोसिस वहाँ वहाँ सोमैटिक सेल, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। हाँ, मैक्सिमम ऑफ द टाइम दिस हैपन्स, बट हम जब रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब आएंगे वहाँ पे जब हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ बनता है, फाइन, तब वहाँ पे माइटोसिस होता है। अब उस
टाइम ये थियोरी मत लगा लेना कि जहाँ जहाँ माइटोसिस वहाँ वहाँ सोमैटिक सेल. स्पर्मेटोगोनिया इज नॉट सोमैटिक सेल, इट इज़ अ जर्म सेल. आया समझ में? एम आई क्लियर टू यू? ओके. फिर मुझे वहाँ पे गलत मत करना. मैंने आपको पहले ही बोला कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फाइन. तो माइटोसिस होता है एसेक्सुअल में एंड मियोसिस होता है सेक्सुअल में. वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए वहाँ पे डिफरेंस होता है पेरेंट और प्रोजेनी में. आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ नहीं दिखेगी वहाँ पे, और मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ आपको कहाँ दिखेगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट ओके? फाइन. सो थैंक यू गाइस. आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. होपफुली जो भी मैंने आज पढ़ाया हो उसमें आपको कोई भी डाउट ना हो, या एंड टू रिमेंबर मुझे वो आंसर चाहिए, बिकॉज़ वो इम्पॉर्टेंट है और वो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट भी जगाएगा बायोलॉजी पढ़ने में. बायोलॉजी इज़ नॉट बोरिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी. ओके. एंड नेक्स्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे आज के लेक्चर्स में. जो हमने पढ़ा वो वहाँ पे एज अ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे. फाइन. और आज जो मैंने पढ़ा उसमें इम्पॉर्टेंट था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो डेफिनेशन, बिकॉज कभी कभी वो डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं.